Hello my dear students, we'll discuss today the chapter gravitation. In the previous chapters of the physics, that is what motion, we have discussed the different types of motion. Speed क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फिर स्पीड के टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेलोसिटी के टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमने डिस्कस किया इन द चैप्टर मोशन. In the chapter motion, we have discussed what is motion and what are the different types of motion. In the next chapter, that is what the force and laws of motion, we have discussed the cause of the motion. The cause of the motion is what? It is the force. The cause of the motion is what? It is the force. And we have discussed कि फोर्स दो तरह का है, द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. एंड बाय दिस फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर प्रोड्यूस्ड. साइंटिस्ट न्यूटन ने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है उनको तीन लॉज के अंदर कंपोज कर दिया. दैट इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, द लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड द न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ. And in this chapter we'll discuss the concepts of gravitation. In the gravitation we'll discuss that moon is revolving round the earth. ऐसा क्यों है? Earth is revolving round the sun. ऐसा क्यों है? मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मून अर्थ की ओर गिर क्यों नहीं रही है? अर्थ है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थ सन की तरफ क्यों नहीं गिर रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूं, ये नीचे आता है, ऐसा क्यों है? इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे डालता हूं तो ये नीचे ही जाता है, ये साइड में जाके तेजस से क्यों नहीं टकराता है? तो इसका कोई ना कोई एक लॉजिक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम फोर्स, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर नीचे आता है क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, एंड दैट इज द force of attraction, that is the gravitational force of attraction. तो क्या जो ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, क्या वो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है? खींच रहा है with the same force. that is what the gravitational force of attraction. इस यूनिवर्स की हर दो बॉडीज के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आई एम द बॉडी. अर्पित यहां पर एक स्टूडेंट है. अर्पित और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अर्पित को मैं खींच रहा हूं, अर्पित मुझे खींच रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं है क्योंकि अर्पित को वो पास में जो बिल्डिंग है वो भी खींच रही है, वो भी एक बॉडी है.
अर्पित का उस बॉडी के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बिल्डिंग अर्पित को खींच रही है, अर्पित उस बिल्डिंग को खींच रहा है, बिकॉज दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्पित का बाहर साइड में एक मच्छर उड़ रहा है और इधर साइड में एक मक्खी उड़ रही है, उसके साथ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्पित उस मक्खी को खींच रहा है और मक्खी अर्पित को अपनी ओर खींच रही है, भैया मेरे साथ चल पड़। लेकिन अर्पित का सन के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्पित का इस मार्कर के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्पित का उस पेड़ के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्पित का इस बोर्ड के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्पित का रोड पे एक गधा डोल रहा है उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज व्हाट अर्पित का यूनिवर्स की हर बॉडी के साथ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्पित का ही नहीं, कहीं अर्पित चौड़ा हो जाए, मेरा भी इस यूनिवर्स की हर बॉडी के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मुझे चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। रोड पे एक गाय डोल रही है, उस गाय का भी यूनिवर्स की हर बॉडी के साथ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब मैं यहां खड़ा हूं, मेरा इस यूनिवर्स की हर बॉडी के साथ में, चाहे रोड पे जो डोल रहा है वो गाय है, चाहे वो मच्छर है, चाहे अर्पित है, चाहे ये लिजर्ड है, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये पोडियम है, चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे जुपिटर है, चाहे कोई गैलेक्सी है, चाहे कोई पेड़ है, हर बॉडी के साथ में मेरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए मैं यहीं पर रुका हुआ हूं। अगर मेरे को सन खींच लेता तो तुम्हारी क्लास कौन लेता? इसलिए हम सब अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए तेजस को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थैंक्स बोलना चाहिए कि इसकी मम्मी इसको अभी छोड़ के गई है, और अभी 5 बजे जब क्लास हो रहेगी इसकी मम्मी को वापस मैं हैंड ओवर कर दूंगा, नहीं तो इसको मून खींच ले जाता। तो हम सब अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर पानी है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर जमीन है, अर्थ के ऊपर पानी है, जमीन है और हवा है, इसलिए जीवन पॉसिबल है। यहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुआ है और लाइफ फ्लोरिश हो रहा है। सर जुपिटर के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट क्यों नहीं हो रहा है? मार्स के ऊपर लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट हो रहा है? फिर मैं यहां पे कहूंगा कि साइंस एंड गॉड आर रिलेटेड। दिस इज व्हाट द एक्चुअल टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसमें बताया गया है कि साइंस एंड गॉड आर रिलेटेड। भगवान ने अर्थ का एक पर्टिकुलर मास बनाया है। वो मास ना ही तो थोड़ा कम है ना ही थोड़ा ज्यादा है, और वो मास इतना एप्रोप्रिएट है। उस मास से जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ ने अपना पानी को रोका हुआ है, मिट्टी को रोका हुआ है, हवा को रोका हुआ है। अगर मगर आएगा और खा जाएगा, इधर ध्यान दे। अगर अर्थ का मास कम होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता तो अर्थ पानी को नहीं रोक पाती, वो एयर को नहीं रोक पाती, और अगर अर्थ के ऊपर पानी नहीं रुक पाता, एयर नहीं रुक पाती, तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाता।
अगर अर्थ का मास ज्यादा होता तो क्या होता? अगर अर्थ का मास ज्यादा होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होता। मुझे चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, ताकत लगानी पड़ती। एक पाँव उठाया, फिर दूसरा पाँव उठाया, फिर तीसरा पाँव उठाया और मैं थक जाता और नीचे बैठ जाता। अर्थ का मास ज्यादा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, एयर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती कि आप हल्का सा तेज हवा में जाते और बहुत सारी एयर अंदर भर जाती है, आपके पेट लंबा सारा आ जाता सामने। अर्थ का मास ज़्यादा होता, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता और आप पानी को सिप ना करके पीते और गिलास से ऐसे पीते तो एक साथ एक गिलास पानी मुंह में आ जाता और आपका मुंह के साथ में आंखों में भी नाकों में भी पानी भर जाता। तो भगवान ने अर्थ का मास इतना एक्यूरेट बनाया कि हम सब आराम से जी पा रहे हैं। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। लेकिन हमने इस सुंदर अर्थ को डिस्टर्ब कर दिया है। हम गाड़ियों में चल रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं। गंगा एक होली रिवर थी, उसके हमने आखंड एंड पाखंड में नहा धो के गंगा को मैली कर दिया है। हमने इंडस्ट्रीज लगा के पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया है। हमने मीन्स ह्यूमन बीइंग्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। लैब्स के अंदर वायरस को डेवलप कर रहे हैं। वायरस डेवलप हुआ, साथ में कोरोना निकल गया और कोरोना निकल गया, आपके पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उस कोरोना ने, उस वायरस ने, जिसको आप देख नहीं सकते, हम सबको घरों में कैद कर दिया और सबके मुंह पे मास्क लगा दिया। मास्क अंग्रेजी में है, हरियाणा और राजस्थान के अंदर इसको छिकी बोलते हैं। कि गाय के जो बछड़ा होता है और गाय का बछड़ा दूध ना पी जाए तो गाँव के अंदर लोग उसके यहाँ पर ये मास्क लगाते हैं, वो छींकी होती है। तो आजकल जानवरों के तो मास्क हट गया है, छींकी हट गई है और आदमियों के छींकी लग गई है, मास्क लग गया है, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसलिए वक्त है कि उसी पुराने ज़माने में आने का कि आज क्लास के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, नंगे पाँव हूँ, 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब नंगे पाँव हैं। किस लिए हैं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो सबकी चप्पलें हैं वो बाहर उतरती है। पहले के ज़माने में यही तो होता था, लोग अपने घरों में चप्पलें नहीं लाते थे। तो हम सतयुग को भूल गए थे और कलयुग में आ गए थे। कोरोना ने कहा बेटा वापस सतयुग में चला जा, नहीं तो मैं लेके चला जाऊंगा, और मैं नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है हंता, वो लेके चली जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। वट एवर आई हैव डिस्कस्ड, दिस फोर्स exists between two bodies. This force, it exists between two bodies, and that is known as universal law of gravitation. So we'll discuss the universal law of gravitation. Universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि ये हमारी एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। ये एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास m है और ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहेंगे जहाँ पर बॉडी का मास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, उसे कहेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे उसको? सेंटर ऑफ मास।
and these two bodies are separated by the distance d. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, क्या बोलता है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? द टू बॉडीज दे आर हैविंग द पर्टिकुलर मास, they are separated by the distance d, they have a force between them, that force is known as gravitational force of attraction, and the force and the क्या force, क्या भाई force बोल तो सही, बारिश क्या force, जोर से बोलो क्या force, the force, the two bodies they are having the particular mass, the two bodies they are having the particular mass, they are separated by the distance d. Between these two bodies a force exists, that force is directly proportional to the product of the masses of the body. This is equation 1. This is equation 1. I am the body, मेरा एक पर्टिकुलर मास है, तेजस खड़े हो जाओ, तेजस का बॉडी वेट है कितना है 40 kg, इधर अर्पित है, आपका बॉडी वेट कितना है 55 kg, तो मेरे और अर्पित के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्पित का मास 55 है और तेजस का मास 40 है, क्योंकि मेरे और अर्पित के बीच में लगता प्यार ज़्यादा है। तो द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। उधर एक मच्छर उड़ रहा है, उस मच्छर के मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि मच्छर का मास कम है, लगता मेरा मच्छर से प्यार कम है, मच्छर का साहिल के साथ प्यार ज़्यादा है। मेरे और वो बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि पेड़ का मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सो द फोर्स which exists between two bodies is directly proportional to the product of the masses of the bodies, and this force is inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional का मीनिंग हो गया बेटा कि दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और दो बॉडीज़ के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, on combining equations 1 and 2 we get the force is proportional to capital M small m by d square. This is equation 3rd, and the proportionality sign removed by कांस्टेंट कैपिटल G, जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द proportionality sign is removed by the constant, and the constant is G, and that is known as gravitational constant, जिसकी वैल्यू है 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. This is the value of gravitational constant. This is the value of gravitational constant. So F is equal to capital G capital M small m by d square.
and this is equation 4, and this is the expression for gravitational force of attraction between two bodies. ओके अब यहाँ पर जो कैपिटल G है, कैपिटल G की मैं आपको यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ. सो कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू डी स्केयर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, एंड हम निकाल रहे हैं बेटा एक्सप्रेशन फॉर यूनिट. तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, मास का यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम, इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्वेश्चन आता है कि G एक्चुअल में है क्या? G एक्चुअल में है क्या? मान लो, हेलो, मान लो, मानना ही पड़ेगा. मान लो कि हमारे पास में दो बॉडीज है, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, और दोनों बॉडीज 1-1 किलो की है. मान लो, माना नहीं माना? मान लिया कि दो बॉडीज है. तुम नहीं मान रहा? मान ही ले भाई. तो दो बॉडीज है जिनका मास m1 एंड m2 है, और वो है 1-1 किलो की, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. हम क्या करेंगे बेटा? G की जगह फोर्स का, हाँ, और उन बॉडीज के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं. तो फोर्स है हमारा 1 न्यूटन, डिस्टेंस है 1, मास हो गया है 1, इसकी वैल्यू है 1. तो G इज इक्वल टू F, सॉरी, G इज इक्वल टू F. हमने क्या किया है कि दो बॉडीज है m1 एंड m2, उनका मास 1 kg है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो D की वैल्यू 1 रखी, मास की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी. तो आ गया कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स. कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? It is the force which exists between two bodies having unit masses, मतलब एक किलो की, and separated by the unit distance, मतलब 1 यूनिट. तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, उस फोर्स को बोला गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड द वैल्यू फॉर दिस इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square. So this is all about the derivation of universal of gravitation. The question is कि why this is known as universal of gravitation? Why this is known as universal of gravitation? Because it is applicable everywhere. ये हर जगह applicable है यूनिवर्स के अंदर. ये धरती पर applicable है, ये सन पे applicable है, ये जुपिटर पे applicable है, ये आउटर स्पेस में applicable है. It is applicable everywhere. That's why this is known as universal of gravitation. Then the question is, what is the importance of the universal of gravitation? बारिश आ रही है ना बाहर, नीचे गिर रही है. This is because of universal of gravitation. अर्थ के ऊपर टाइड्स आते हैं, that is because of the universal of gravitation.
The moon is revolving around the earth because of the universal law of gravitation. The earth is revolving around the sun because of the universal law of gravitation. So this is all about the universal law of gravitation. Thank you.